हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो उसकी आज पहली क्लास है। अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम संस्करण का बतंगव्य, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम संस्करण का वक्तव्य हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने 1833 में प्रस्तुत किया था। ये पहली ही लाइन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है कि वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने कब प्रस्तुत किया था? 1833। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अफसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक ऐसा ही बड़ा वृत्त संग्रह निकाला। अब यहाँ ये भी है कि शिव सिंह सेंगर के संग्रह को क्या कहा है? वृत्त संग्रह। और लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन के मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को उन्होंने क्या कहा था? बड़ा कवि वृत्त संग्रह, जो निकला था 1889 में। काशी नागरिक प्रचारी सभा का ध्यान आरंभ से इस बात की ओर गया कि सैकड़ों निम्नलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज्य पुस्तकालय तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 में 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। सन 1911 तक खोज की। अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। 1913 में इसी सारी सामग्री का उपयोग करके, अब यहाँ से भी इम्पोर्टेंट आ जाता है, मिश्र बंधुओं ने श्री सिद्ध पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी वृत्त संग्रह, अब यहाँ बड़ा भारी वृत्त संग्रह किसके लिए कहा गया है? मिश्र बंधु विनोद के लिए। जो किसने रचा था? मिश्र बंधुओं ने, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों को भी समावेश किया गया है। और इसके कितने भाग बताए इन्होंने? 3 भागों में इसको प्रकाशित किया गया। अब यहाँ से इतना ज़्यादा सा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं जल्दी से इसे बोलूँगी। इधर जब से विश्वविद्यालय में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रहीं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रबुद्ध सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम में गुथी उपयुक्त व्रतमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थीं? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये यहाँ से एक कथन महत्वपूर्ण स्टार्ट हो जाता है। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये कथन बन के आ सकता है कि ये कथन किसका है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ से देखिए, 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। अब यहाँ से फिर इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य विकास देना ही स्थिर किया गया, अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान पूरा किया गया। ये फ्रेंड्स पहला पेज कंप्लीट होता है, जो कि जहाँ जहाँ हाईलाइट हो रहा हो वो सभी की सभी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट पेज है।
जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं, वहाँ जल्दी से अध्ययन किया जाएगा। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसके थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल में माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। इसी प्रकार काल का निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें वह परिणामों में प्रथम के बराबर ना होगी। यही नहीं कि अब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होंगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं तो जिस ढंग की रचनाएं 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष ढंग की सभी पुस्तकें मिलकर 20 हैं। यह तो पहली बात हुई। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किस काल के भीतर जिस भी ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंदर मानी जाए। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें इधर कोने में पड़ी मिल जाएं करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभाग को नामकरण किया गया है। यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश और देश भाषा। कौन कौन सी मिलती हैं? अपभ्रंश और देश भाषा, जो कि बोलचाल की हैं। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन धर्मों के तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं, जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं को कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार इस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं और इन्होंने कौन कौन सी मानी है साहित्यिक पुस्तकें? विजयपाल रासो, कीर्तिलता, हमीर रासो, कीर्तिपता का यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। प्रश्न वहाँ से बनते ही बनते हैं जहाँ हाईलाइट हो रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। देश भाषा की 8 पुस्तकें हैं और वो 8 पुस्तकें कौन सी हैं देश भाषा की? यहाँ थी साहित्यिक पुस्तकें विजयपाल रासो, कीर्तिलता, हमीर रासो, कीर्तिपता का। अब यहाँ है देश भाषा की 8 पुस्तकें हैं। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्र का, परमाल रासो, आलाखंड का मूल रूप, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। यहाँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन यहाँ से प्रश्न निकलते हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 पुस्तकें बीसल देवरासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथों की प्रवृत्ति थी उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इन पुस्तकों की नामावली दी है। भगवद गीता, वृद्ध नवकार। वर्तमान, समस्त सार, पतली, अनन्य योग, जम्बूस्वामी, रेवत गिरिराज, नैमिनाथ चौपई, उपदेशमाला, उपदेशमाला। इनमें से एक तो पीछे की रचना जैसा कि इस भाषा से स्पष्ट है। 23 दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चिताई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊँ। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों को द्वित्व देकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देकर ही अवधि वैश्यवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं। यदि उद्धृत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भीतर बताएं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्र जो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें। इनमें से 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं, साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग की पुस्तक है। नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र हैं, विषयों का कुछ विवरण नहीं है। इस पर केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद का ज्योनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रेवत पर्वत का आता है। इन पुस्तकों में नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो मेरे नामकरण कोई बाधा नहीं डाल सकती, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के बीच जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धारा, निर्गुण धारा और सगुण धारा
निर्दिष्ट की गई। फिर प्रत्येक धारा की दो दो शाखा स्पष्ट रूप से लक्षित हुई। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेम मार्गी शाखा का सगुण धारा की राम भक्ति शाखा अब यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। फिर प्रत्येक धारा भक्ति काल का, जैसे भक्ति काल के भीतर पहले दो काव्य धारा निर्गुण धारा सगुण धारा धारा ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धारा और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग से पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने की विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई गई हैं और देखते ही ध्यान में आ जाएंगी। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपराएं चली हैं ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। उसका उपभोग करने का कोई संगत आधार नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्सों में डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम, उनके काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है। प्रत्येक कालक्रम कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिवत ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। फ्रेंड्स, अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट उसे पढ़ लेते हैं। अतः कवियों में परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं, जैसे ठाकुर दीनदयाल राम साय रसिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए हों तो किसी कवि से किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ है तो मेरी बड़ी उद्देश्य हानि नहीं है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथ के नाम लिए उतने ही जरूरी मालूम हो रहे हैं। यहाँ तक ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। वर्तमान सहयोगियों तथा उनके अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य, ये पूरा ही स्टेंजा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे आराम से पढ़िए। हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 में जनवरी के महीने में निकल चुका है। इस अलग पुस्तक का समय बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं। विशेषतः आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही है। काव्य परंपरा के भी प्रचलित जनश्रुति ऐसी भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित, सारंगधरकृत हमीर रासो का पता नहीं, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्ध वर्णन वाली कई बहुत सी ओजस्व पद छंदों के उदाहरण मिले हैं। नेक्स्ट पेज है। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत वर्तमान काल की कुछ प्रवृत्तियों का वर्णन को पल्लवित इसलिए करना पड़ा जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठाक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और धोखे में ना रहकर स्वतंत्र विचार समर्थ हो जाएं। मिश्र बंधु के प्रकांड कवि व्रत मिश्र बंधु का उल्लेख हो चुका है। यहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट है। मिश्र बंधु के प्रकांड कवि व्रत मिश्र बंधु उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ में से ही विवरण लिए हैं। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। यहाँ से हम फिर से एक बार पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि व्रत मिश्र बंधु का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। तो यहाँ इन्होंने उन पुस्तकों की नाम दिए हैं जिनके हेल्प लेके इन्होंने ये अपना साहित्य ग्रंथ रचा है। तो अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उनके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषता संदेह के स्थल पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी कोविद रत्नमाला, तो एक हो गई हिंदी कोविद रत्नमाला।
श्रीयुक्त पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी दूसरी बुक हो जाती है रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी। तथा श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार, तो वियोगी हरि जी की हो जाती है ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न बन सकता नहीं है, बनता है। कौन कौन सी बुक है? श्याम सुंदर दास की कोविद रत्नमाला है, रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी है, श्री वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार है। में बहुत कुछ सामग्री मिली है। यहाँ हाईलाइट हो रखा है, वो इम्पोर्टेंट है ये। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभ प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसे मेरे बड़े पुराने मित्र केदारनाथ पाठक काम में आए, पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया, ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल भी एक बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं उनके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की पूरी आशा करके मैं अपने श्रम को कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल को भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कल को कराया जाएगा आपको, कल को ले लेते हैं काल विभाग ले लेंगे और साथ ही साथ प्रकरण 1 ले लेंगे। तो जुड़िएगा कल भी हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड जितना भी यहाँ हाईलाइट दे रखा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार स्टॉप करके ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।